हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल रिपोर्ट। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के करंट अफेयर्स जो कि आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड है। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखो, जीएसटी कलेक्शन हैज हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर 1.41 लाख करोड़ इन अप्रैल। इट इज हाउ मच परसेंट मोर देन इन मार्च। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन है वो ऑल टाइम हाई चला गया है अप्रैल में। जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो अप्रैल का गया है 1.41 लाख करोड़। तो आपको बताना है कि वो मार्च के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परसेंट, मार्च के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा है। सो दैट इज 14%, यानी कि 14% ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ है एज कम्पेयर टू मार्च इन अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच बैंक जॉइंट हैंड्स विद शिवराई टेक्नोलॉजीज इंडियन एग टेक कंपनी रिसेंटली टू लॉन्च अ स्मॉल फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन फार्मिजो घाटा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने शिवराई टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। शिवराई टेक्नोलॉजीज क्या है, ये एक इंडियन एगटेक कंपनी है। ठीक है, जो रिसेंटली जो लॉन्च करेंगे स्मॉल फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम होगा फार्मिजो खाता। ठीक है, एगटेक क्या होता है, एगटेक इज एग्री बेस्ड बिजनेस वाली जो कंपनी एग्रीकल्चर बेस्ड जो होती है ना वो कंपनी होती है। तो शिवराई टेक्नोलॉजीज एगटेक है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है किस टाइप की कंपनी है, तो याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन का नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मिजो खाता उसका नाम है, तो वो है एसबीआई। जो बैंक जिसने पार्टनरशिप की है दैट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें ये दो तीन चीजें याद रखना है, एसबीआई ने शिवराई टेक्नोलॉजीज के साथ, शिवराई टेक्नोलॉजीज एक इंडियन एगटेक कंपनी है और क्या लॉन्च करा है, एक स्मॉल फार्म अकाउंटिंग मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है फार्मिजो खाता। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following institution has cancelled the license of United Cooperative Bank Limited, Bagnan in West Bengal due to poor financial condition। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चक्कर में। ठीक है, तो जो आपका ये यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है ये आपका वेस्ट बंगाल बेस्ड है। ठीक है, इट इज इन बनगन जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो याद रखना ये पूछ लिया जा सकता है। सो दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई ने कैंसिल करा है, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है, द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स स्टूड एट हाउ मच बिलियन इन 2021। जो टोटल वैल्यू है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की, वो कितना स्टूड कर रही है 2021 में, कितना बिलियन। सो दैट इज 433 बिलियन डॉलर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे याद रखना टोटल वैल्यू पूछी है वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की। ठीक है, तो वो है 433 बिलियन dollar in 2021. RBI recently extended restrictions on which based bank cooperative bank by 3 months। तो RBI ने हाल ही में कौन सा मतलब कौन से स्टेट का बेस्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जिस पे रिस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया है रिस्ट्रिक्शंस को। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे थे और उसको एक्सटेंड कर दिया है कितना, 3 महीने के लिए। मतलब जो अभी करंट रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं वो अभी 3 महीने के लिए और चलेंगे। तो कौन सा है, सो दैट इज मिलत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो वो है मिलत कोऑपरेटिव बैंक जो कि कर्नाटका बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आरबीआई रिसेंटली एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर्नाटका बेस्ड मिलत कोऑपरेटिव बैंक बाय 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए करा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, which bank issued India's first foreign portfolio investor license to the GIFT IFSC Alternative Investment Fund to of True Beacon Global। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इश्यू करा है इंडिया का पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दैट इज एफपीआई लाइसेंस, किसको, गिफ्ट आईएफएससी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ ट्रू बीकॉन ग्लोबल को। ठीक है, जीआईएफटी इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, दैट इज गिफ्ट आईएफएससी। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एआईएफ, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोटक महिंद्रा बैंक। Who has been appointed as CEO of Reserve Bank Innovation Hub। रिजर्व बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो बने हैं राजेश बंसल। ऑप्शन ए, राजेश बंसल।
Who launched the Vision Life Income Plus plan that will provide customer with the comfort of a guaranteed regular income for up to 30 years? इनमें से किसने लॉन्च करा है विजन लाइफ इनकम प्लस प्लान, जो कि प्रोवाइड करेगा कस्टमर को गारंटीड रेगुलर इनकम, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको एक कंफर्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें उनको गारंटीड रेगुलर इनकम मिलेगी फॉर अप टू 30 ईयर्स, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स तक. सो दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस. तो ये करा है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने, और जो प्लान का नाम है दैट इज विजन लाइफ इनकम प्लस प्लान. What was SBI's reported net profit for March quarter? SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका रिपोर्टेड आपको नेट प्रॉफिट बताना है मार्च क्वार्टर के लिए. सो दैट इज 6451 करोड़. तो वो है 6451 करोड़. दैट इज एसबीआई रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट फॉर मार्च क्वार्टर. ठीक है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में. ठीक है. So SBI reported a report quarterly profit helped by higher net interest income and lower provisions to cover loan losses. Net profit at the country's largest lender rose 80% from a year ago to 6451 crore in the 3 months ended 31st March, topping the 6166.2 crore average estimate in a survey of 10 analysts by Bloomberg. तो जो net profit जो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर का है वो रोज कर गया है कितना 80% पिछले साल से, जो कि अब हो गया है 6451 करोड़ 3 मंथ्स में, यानी कि जो क्वार्टर मार्च क्वार्टर आपका एंड हुआ था 31 मार्च को. ठीक है. तो वो हो गया है 6451 करोड़. और इसने टॉप करा है, जिसने टॉप करा है 6166.2 करोड़ एवरेज एस्टिमेट, जो कि 10 एनालिस्ट सर्वे में एक एवरेज जो एस्टिमेट करा था ब्लूमबर्ग ने उसमें टॉप करा है. ठीक है. तो याद रखना एसबीआई का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है मार्च क्वार्टर के लिए 6451 करोड़. नेक्स्ट देखो, RBI has made interoperability mandatory for prepaid payment instruments. It has advised banks and companies to enable interoperability by when? RBI ने interoperability को mandatory कर दिया है PPI के लिए. PPI is prepaid payment instruments. तो इनके लिए interoperability को mandatory कर दिया है, मतलब compulsory कर दिया है. तो इसने बैंक्स और कंपनीज को एडवाइस करा है कि वो इनेबल करे interoperability को कब तक. सो दैट इज 31 मार्च 2022. यानी कि आरबीआई ने बोला है कि जो बैंक्स और कंपनीज हैं वो इंटर ऑपरेबिलिटी को 31 मार्च 2022 तक अपने यहाँ पे ऑपरेट मतलब उसको वो कर ले, मतलब इफेक्टिव कर ले 31 मार्च 2022 तक. ठीक है. और पीपीआई का फुल फॉर्म आ सकता है कि पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. पहला क्वेश्चन है which of the following institutions have launched India's first and unique agriculture export facilitation center in Pune? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च करा है इंडिया का पहला और यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर पुणे में. ठीक है. सो दैट इज ऑप्शन ए MCCIA एंड नाबार्ड. ठीक है. सो MCCIA क्या है? MCCIA इज महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लो, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. एक तो ये है, और इसने नाबार्ड के साथ मिलकर लॉन्च करा है. नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. तो इन नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है. तो जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह ये सब हो गए वो सब नाबार्ड में वो आते हैं. सो इट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर ऑन 15 मई 2021. मतलब सेंटर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. इंडिया का पहला और यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे? पुणे में, विच इज इन महाराष्ट्र. This facilitation center will work as a one-stop shop for the exporters in agricultural sector. तो ये जो facilitation center है ये एक one-stop shop की तरह वर्क करेगा एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में, मतलब एक ही जगह सब कुछ, वन स्टॉप शॉप. ठीक है. नाबार्ड का हेडक्वार्टर याद रखना, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई. ठीक है. नाबार्ड जो है वो अपने आप में ही एक टॉपिक है प्रॉपर. ठीक है. हम इस पे कभी डिस्कस करेंगे, बस अभी हेडक्वार्टर देख लो जो कि है मुंबई में. According to EY's 57th Renewable Energy Country Attractiveness Index, which of the following countries rank the top 3 positions in this index? ठीक है. तो अगर हम EY क्या है? Ernst and Young. ठीक है. This is a company. तो जो EY है, EY की 57th Renewable Energy Country Attractiveness Index, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे RECAI. तो आपको बताना है कि कौन से कंट्रीज इनमें जो कि
टॉप 3 पोजीशन पे है इंडेक्स में, रैंक्ड टॉप 3। सो वो है यूएस, चाइना एंड इंडिया, ऑप्शन डी। यानी कि फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है एंड थर्ड पे इंडिया है। ठीक है, याद रखना कि कौन सा एडिशन था इंडेक्स का, दैट वाज 57th एडिशन। पहला क्वेश्चन है, India recently notified a digital tax threshold of 2 crore and 3 lakh users for non-resident technology firms. This will come into effect from which date? तो इंडिया में हाल ही में नोटिफाई करा है डिजिटल टैक्स थ्रेशोल्ड 2 करोड़ का, और साथ ही साथ 3 लाख यूजर्स नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स के लिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज दिस। ठीक है, तो आपको बताना है ये कब से इफेक्ट में आएगा। दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? सो दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now next is LIC controlled IDBI Bank turned profitable in the fiscal ended in March 2021 after 5 years, posting a net profit of how much crore for the year? तो LIC कंट्रोल्ड IDBI बैंक है। आपको पता है LIC ने स्टेक लिए थे IDBI बैंक के। ठीक है, तो इसीलिए जो IDBI बैंक है वो अब LIC कंट्रोल्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसको LIC कंट्रोल बोला गया है। LIC क्या, अभी हमने डिस्कस करा था, LIC इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो कि 10th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली। ठीक है, तो जो LIC कंट्रोल IDBI बैंक है वो प्रॉफिटेबल हो गया है फिस्कल में, जो कि एंड हुआ मार्च 2021 में, मार्च 2021 में, जो कि अभी रिसेंटली एंड हुआ था आफ्टर 5 इयर्स। यानी कि ये 5 साल के बाद प्रॉफिटेबल टर्न हुआ है, 5 साल के बाद ये प्रॉफिटेबल हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है जो इसका नेट प्रॉफिट है वो कितना करोड़ है साल का। ठीक है, पोस्टिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच करोड़ फॉर द ईयर, साल का कितना प्रॉफिट रहा इसको। सो दैट इज 1359 करोड़। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1359 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट रहा था साल का। ठीक है, LIC का हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस करा है। नेक्स्ट देखो, HDFC Bank and Common Service Centers, that is CSC, jointly announced the launch of chatbot EVA on CSC Digital Seva portal to support village level entrepreneurs. CSC E-Governance Services India Limited, a special purpose vehicle, has been set up by which ministry under the Companies Act 1956? Very important. HDFC Bank जो है और जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और CSC जो कि कॉमन सर्विस सेंटर है, उसने जॉइंटली अनाउंस करा है कि वो लॉन्च करा है एक चैटबॉट जिसका नाम है ईवा। ठीक है, जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो जो CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप करा था, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आता है। सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में नीति बोलते हैं, MEITY। और मुझे बताना हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये मुझे आप लोग को कमेंट्स में बताना है। ठीक है गाइज, आई एम सो सॉरी, मैं आपको 3 दिन ये सेशंस नहीं प्रोवाइड कर पाई क्योंकि कोविड के चलते हुए कुछ इश्यूज थे, इस वजह से मैं आपको नहीं कर पाई थी ये सेशन। बट फ्रॉम नाउ आई विल प्रोवाइड यू ये वाला भी और डेली GA वाला भी। ठीक है, तो अभी ये 3 दिन का इसीलिए लैग हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डमैन सैक्स हैज लोअर्ड इट्स एस्टीमेट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ टू हाउ मच % इन फिस्कल ईयर टू March 31st 2022? तो गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो एस्टीमेट है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का वो कितना कम कर दिया है फिस्कल ईयर फिस्कल ईयर जो कि March 31st 2022 तक है। ठीक है, तो दैट इज 11%। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 11%। ओके, सो Wall Street brokerage Goldman Sachs has lowered its estimate for India's economic growth to 11.1% in the fiscal year to March 31st 2022. So, as a number of cities and states announced lockdowns of varying intensities to check the spread of coronavirus infections. तो ये जो estimate economic growth का वो इसीलिए कम करा है इंडिया के गोल्डमैन सैक्स ने क्योंकि काफ़ी जगहों पे, काफ़ी स्टेट्स और काफ़ी शहरों में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो लॉकडाउन काफ़ी इस बार देखा जाए तो काफ़ी इंटेंसिटी, मतलब काफ़ी बढ़े जा रहा है वो लॉकडाउन, बिकॉज द कंडीशन इज टू ग्रिम, कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है अभी इंडिया की, इस वजह से। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कम कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
RBI has excluded Lakshmi Vilas Bank from the second schedule of the RBI Act after it was merged with which of the following bank. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक को एक्सक्लूड कर दिया है सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट से, जब वो लक्ष्मी विलास बैंक इनमें से किस बैंक के साथ मर्ज हो गया था, तब आरबीआई ने ऐसा करा. सो दैट इज डीबीएस बैंक. मुंबई बेस्ड है, डीबीएस बैंक इज मुंबई बेस्ड. ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. According to the latest East 2.0 index, which of the following public sector bank topped the top improvers category? तो लेटेस्ट ईस्ट 2.0 इंडेक्स के हिसाब से इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने टॉप करा है टॉप इम्प्रूवर्स कैटेगरी में, टॉप दी टॉप इम्प्रूवर्स कैटेगरी? सो दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ऑप्शन सी. तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. So BOB, that is Bank of Baroda, State Bank of India and Oriental Bank of Commerce were facilitated for being the top 3 in the top performing banks. तो top performing banks में कौन कौन से आए हैं? BOB, Bank of Baroda, State Bank of India and OBC, that is Oriental Bank of Commerce. Bank of Maharashtra, Central Bank of India and Corporation Bank, they are in the top improvers category. और top improvers में कौन आए हैं? पहला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉर्पोरेशन बैंक. ठीक है, जिसमें टॉप करा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि टॉप परफॉर्मिंग बैंक और टॉप इम्प्रूवर्स कैटेगरी में कौन कौन से आए हैं. पहला क्वेश्चन देखो. Which of the following institution has recently proposed a $50 million global vaccination plan that would cover at least 40% of the global population by the end of 2021? So इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में प्रपोज करा है एक $50 बिलियन का ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, जिसमें करीब 40%, मतलब एटलीस्ट 40%, 40% लोग को ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करा जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021, 2021 के एंड तक. ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हो रही है, यानी कि वर्ल्ड वाइड, नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कि 40% लोग जो हैं ग्लोबली वो 2021 के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 2021 वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे. सो दैट इज IMF. ऑप्शन बी IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, तो आप लोग को मुझे कमेंट्स में बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF. IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीनेशन, तो खैर इस टाइम ये बताने की वो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो. कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात चल रही है, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ना, उसके बारे में यहाँ बात चल रही है. SEBI recently doubled the AIF's overseas investment limit to $1.5 billion. AIF stand for what? SEBI ने हाल ही में डबल कर दिए AIF की AIF ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी? टू $1.5 बिलियन. ठीक है, इतनी मतलब इतनी कर दी है बेसिकली डबल करके. तो आपको बताना है AIF क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIF. तो AIF इज ऑप्शन ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. This is AIF, Alternative Investment Fund. SEBI is Securities and Exchange Board of India. SEBI का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है. एंड SEBI is the regulator of capital market. ठीक है, सो दो मार्केट होते हैं, कैपिटल एंड मनी. SEBI कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, विच इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट. और RBI विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट होता है. ठीक है, the market capitalization of BSE listed companies hit what intraday for the first time ever. तो जो market capitalization है जितनी भी BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज हैं, वो कितना हिट कर गया है इंट्राडे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. और ये पहली बार ऐसा हुआ है, हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट करा है. सो दैट इज $3 ट्रिलियन. ऑप्शन ए $3 ट्रिलियन. ठीक है, पहला क्वेश्चन है which of the following online investment platform will acquire India Bulls Asset Management Company from India Bulls Housing Finance for a consideration of ₹775 crores. तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एक्वायर करेगा इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी को? इंडिया बुल्स AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शॉर्ट में AMC बोलते हैं. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से कितने अमाउंट पे? 75 करोड़ में. सो दैट इज ग्रो. ऑप्शन बी. तो वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रो. ठीक है, ग्रो का स्पेलिंग याद रखना, GROWW, नॉट GROW. Which of the following regulator has approved the acquisition of Yes Asset Management Limited and Yes Trustee Limited by GPL Finance and Investments Limited? इनमें से कौन सा रेगुलेटर है? ये सारी रेगुलेटरी बॉडी है
बॉडीज हैं, तो इसने अप्रूव करा है यस एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड का एक्विजिशन और यस ट्रस्टी लिमिटेड का किससे बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का लिमिटेड ने जो एक्विजिशन करा है इन दोनों का, सो दैट इज सीसीआई, ऑप्शन ई। और सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, so this is CCI full form, competition commission of India. According to S&P Global Market Intelligence data, which is the second largest insurance technology market in Asia Pacific, S&P, ठीक है, S&P जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर जो आपका रेटिंग एजेंसी है, उसके हिसाब से, उसके ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा के हिसाब से कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट है एशिया पैसिफिक में, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक, सो दैट इज इंडिया, ऑप्शन बी। तो वो जो सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट है एशिया पैसिफिक रीजन में, वो है इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following institution has recently imposed a penalty of 40 lakh on हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने पेनल्टी लगाई है 40 लाख की, 40 लाख की हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे? सो दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये करा है, ऑप्शन सी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है ये शिमला बेस्ड है, ठीक है, याद रखना। So the RBI has imposed a penalty of 40 lakh on Himachal Pradesh State Cooperative Bank, which is in Shimla, for non-compliance with certain regulatory directions issued by NABARD. तो non-compliance जो किस चीज के लिए? For non-compliance जो regulatory directions थे जो NABARD ने इश्यू करे थे उनके non-compliance के लिए लगाई है आरबीआई ने ये पेनल्टी। द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज फॉर नॉन कम्प्लाइंट रेगुलेटरी इशूड बाय नाबार्ड कंटेन्ड इन रिव्यू ऑफ फ्रॉड। तो जो वो डायरेक्शन थे वो किसमें थे? रिव्यू ऑफ फ्रॉड्स गाइडलाइंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है, देखो गाइस कंफ्यूज मत हो ना, पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने, 40 लाख की जो पेनल्टी है वो तो आरबीआई ने लगाई है, और जो रेगुलेटरी डायरेक्शन थे जो किस इश्यू करे थे वो करे थे नाबार्ड ने। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, ठीक है। So next is RBI kept the tenure of MD, CEO and whole-time director of private sector banks at how much and the upper age limit for these posts will be how much? So RBI ने कैप कर दिया है, मतलब एक लिमिट लगा दी है जो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और WT यानी कि होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के, तो उनका जो टेन्योर है मतलब जो कितने टाइम तक वो रह सकते हैं वो कितना फिक्स कर दिया है, और साथ ही साथ जो अपर एज लिमिट है इन पोस्ट के लिए वो कितनी कर दी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर इन तीनों ही पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट कितनी कर दी है? सो आंसर इज ऑप्शन ई 15 ईयर्स एंड 70 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स तो आपका टेन्योर है एमडी, सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर का, और जो अपर एज लिमिट है इन तीनों पोस्ट के लिए वो कर दी गई है 70 ईयर्स। दिस इज द अपर एज लिमिट फॉर दीज पोस्ट, अगर आप इससे ऊपर है देन यू कांट बी। ठीक है, Recently, who has been nominated by the central government to the central board of RBI? इनमें से किसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको नॉमिनेट करा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में? ठीक है, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको नॉमिनेट करा है? तो वो है अजय सेठ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अजय सेठ। ठीक है, Next is, which of the following recently announced a goal to scale regenerative farming practices across 3 million hectares by 2030? इनमें से किसने हाल ही में अनाउंस करा है गोल जिसमें स्केल करी जाएगी रीजेनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को 3 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड पे बाय 2030, 2030 तक? तो ऐसा किसने कहा है? तो वो है पेप्सिको, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पेप्सिको। तो पहला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर रिसीविंग फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस? तो इनमें से कौन सी ग्लोबल डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस करा है एक ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस को रिसीव करने का? सो दैट इज पेपाल, ऑप्शन बी। तो वो जो ग्लोबल डिजिटल पेमेंट कंपनी है दैट इज पेपाल, जिसने एक ऑटोमेटेड प्रोसेस इंट्रोड्यूस करा है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस को रिसीव करने का। ठीक है, Which of the following bank has recently launched I chose my number feature for all its customer across India? So इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा है
आई चूज माई नंबर, मतलब मैं अपना नंबर चूज कर सकता हूँ। अभी मैं बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका। ये एक फीचर है अपने कस्टमर्स के लिए। सो दैट इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। योर वर्क इज टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप लोग मुझे बताना जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। So next is the State Bank of India research report has revised India's financial year 2022 growth to how much percent from 11%. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट जो है एसबीआई के रिसर्च रिपोर्ट ने रिवाइज करा है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2022 जो ग्रोथ है वो, जो कि पहले 11% दिया था, अब उसने रिवाइज करके कितना कर दिया है। सो दैट इज 10.4%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10.4% जो कि पहले 11% 11% था। So it has revised to 10.4 from 11% projected earlier in view of the increasing COVID-19 related curves across state. जो COVID-19 related जो problems हो रही हैं across states उसके basis पे ऐसा SBI ने करा है कि 11% जो कि प्रोजेक्ट करा था उसने earlier, अब वो 10.4% कर दिया है। पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। पॉजिटिव पे सिस्टम जो है चेक्स का वो कब से इम्प्लीमेंट होगा? एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुका है। सो दैट इज Jan 1st 2021। तो वो Jan 1st 2021 से इम्प्लीमेंट हो चुका है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स। So to make checks safer, the RBI has asked banks to implement a system called Positive Pay from Jan 2021. तो चेक्स को सेफर रखने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि एक पॉजिटिव पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे, सिस्टम जिसका नाम होगा पॉजिटिव पे। ठीक है, कब से? Jan 2021। तो ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है? 1 Jan 2021 से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। First question is, which of the following is South Africa's second largest financial institution that recently decided to quit India? तो इनमें से कौन सा साउथ अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने डिसाइड करा है इंडिया में अपना बिजनेस क्विट करने की? ठीक है, मतलब दैट वांट टू शट डाउन इट्स बिजनेस फ्रॉम इंडिया। सो दैट्स इज फर्स्ट रैंक। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि फर्स्ट रैंक क्या है, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, याद रखना। ठीक है, और ये भी आ सकता है साउथ अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो याद रखना दैट्स फर्स्ट रैंक। ठीक है, Name the World Bank arm that recently decided to make a debt investment of $150 million in non-bank lender Bajaj Finance Limited. तो आपको बतानी है वर्ल्ड बैंक की कौन सी आर्म है जिसने हाल ही में डिसाइड करा है कि वो एक डेप्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, कितने का? $150 million का बजाज फाइनेंस लिमिटेड में, जो कि एक नॉन बैंक लेंडर है, विच इज अ नॉन बैंक लेंडर। सो दैट इज IFC। तो जो वो वर्ल्ड बैंक की आर्म है वो है IFC, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल कि वर्ल्ड बैंक की टोटल 4 आर्म्स है। लेंडिंग आर्म्स जो है वर्ल्ड बैंक की, दे आर 4 वर्ल्ड बैंक लेंडिंग आर्म्स। और ये क्वेश्चन आपका ना इसमें भी आ जाता है, प्लस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर RBI एंड नाबार्ड टाइप एग्जाम्स। ठीक है, Which of the following bank recently signed an MOU with Switch On for solar pump financing? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने MOU साइन करा है स्विच ऑन के साथ सोलर पंप फाइनेंसिंग के लिए? सो दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन ई। ठीक है, तो वो जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने स्विच ऑन के साथ करा है MOU साइन सोलर पंप फाइनेंसिंग के लिए। PNB का हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक प्लस पंजाब एंड सिंध बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है मुंबई में, बैंक ऑफ बड़ौदा का है वडोदरा गुजरात में, IDBI मुंबई, ICICI बैंक का भी मुंबई में है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पे बाय बैंक ऐप इज अ मोबाइल ऐप मोबाइल बेस्ड कस्टमर फ्रेंडली पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च बाय होम। ठीक है, इन दो लोगों ने लॉन्च करा है। तो ये है पे बाय बैंक ऐप है, एक मोबाइल बेस्ड कस्टमर फ्रेंडली पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको बताना किसने कराया है, तो वो है मास्टर कार्ड एंड RBL बैंक ने मिलकर ये कराया लॉन्च। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मास्टर कार्ड एंड RBL बैंक। ठीक है, Which of the following recently decided to stop their retail banking operations in 13 countries including India? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने डिसाइड करा है कि वो अपनी रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस को रोक देगी, उसको शट कर देगी 13 कंट्रीज में, जिसमें से एक कंट्री है इंडिया। सो दैट इज सिटी ग्रुप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिटी ग्रुप। तो सिटी ग्रुप जो कि एक आपका अमेरिकन बैंकिंग मेजर है, सिटी ग्रुप। ठीक है, तो 13 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और जो 13 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया,
कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये आपके टोटल 13 कंट्रीज है। इसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज 30 कंट्रीज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग दोज 30 कंट्रीज आउट ऑफ दोज 5 ऑप्शंस। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके स्टैटिक पोर्शन है वो इसी से बनते हैं। तो ये 13 कंट्रीज की तो करेंसी या कैपिटल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेटली आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपका स्टैटिक में आ सकता है। So Citibank had entered in India in 1902 and started the consumer banking business in 1985. तो Citibank जो था उसने अपना consumer banking business तो 1985 में शुरू करा था। और Citibank इंडिया में कब आया था? Citibank entered India in 1902, यानी कि 1902 में Citibank इंडिया में आया था। So, who was announced as the new chairman of IDBI Intech, which is an wholly owned subsidiary of IDBI Bank Limited? तो इनमें से नए चेयरमैन कौन बने हैं IDBI इंटेक के, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है IDBI बैंक लिमिटेड की? सो दैट इज सुरेश खटनकर। सुरेश खट्टनर जो है वो बने हैं नए चेयरमैन IDBI इंटेक के। याद रखना, होली ऑन सब्सिडरी है IDBI बैंक लिमिटेड की। ठीक है, तो IDBI से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि होली सब्सिडरी होगी, बट याद रखना होली ऑन सब्सिडरी है। ठीक है, नॉट जस्ट सब्सिडरी। Which bank won Women Leaders of the Year award for the at the Frontiers in Cooperative Banking Awards 2020 recently? तो अभी Cooperative Banking Awards 2020 हुए हाल ही में। ठीक है, तो आपको बताना है Women Leader of the Year award किसको मिला है? तो वो मिला है रेपको बैंक को। Which bank won? तो ऑप्शन डी वन, रेपको बैंक। ठीक है, नाउ रेपको बैंक का गाइस फुल फॉर्म याद रखना, रिपेट्रिएट्स कोऑपरेटिव एंड फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक ये क्वेश्चन आ सकता है। रेपको बैंक का फुल फॉर्म या फिर कोई भी एक अल्फाबेट निकाल के पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, विच इज अ कोऑपरेटिव बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1969। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में एस्टेब्लिश करा था टू इम्प्रूव फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रिपाइटेरिएट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। तो ये जो फाइनेंशियल नीड्स है रिपाइटेरिएट्स की नेबरिंग कंट्रीज है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और वो मेनली कौन है? नेबरिंग कंट्री जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, ये सब। ठीक है, तो ये है आपका रेपको बैंक। और याद रखना, विमेन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रेपको बैंक को। As per Economic Survey of India, India's insurance penetration is classified under which of the following category? Economic Survey आपका रिलीज हुआ था, तो उसके हिसाब से इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इनमें से किस कैटेगरी में आएगा? सो इंडिया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो एज पर इकोनॉमिक सर्वे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। With which IIT did PNB collaborate to set a fintech innovation center? इनमें से कौन सी IIT के साथ PNB ने collaborate करा है fintech innovation sector सेटअप करने के लिए? IIT, Indian Institute of Technology, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, so that is कानपुर। So Indian Institute of Technology के साथ PNB ने collaborate करा है to set a fintech innovation center। PNB का हेडक्वार्टर याद रखना, it is in न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में PNB का हेडक्वार्टर है। और पंजाब एंड सिंध बैंक के हेडक्वार्टर की भी बात करें तो वो भी न्यू दिल्ली में है। सो वर्ल्ड पंजाब, न्यू दिल्ली, ऐसे करके याद रखना। Recently, Asian Development Bank approves $231 million for a Kopli hydropower project. It is located in which Indian state? तो हाल ही में जो ADB है, which is Asian Development Bank, उसने $231 million लोन अप्रूव करा है कोपली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको बताना है कि ये जो कोपली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो दैट इज असम, ऑप्शन ए, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम। असम के कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बताती हूँ जब भी असम आता है, दिसपुर, DISPUR, बिकॉज काफी लोग को गुवाहाटी लगती है विच इज नॉट। सो असम की कैपिटल याद रखना, असम की कैपिटल इज दिसपुर। ठीक है, Recently, RBI approved the three-member committee of directors to manage Lakshmi Vilas Bank. Its headquarter is located at which place? तो RBI ने हाल ही में 3 मेंबर के कमिटी अप्रूव की है, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स लक्ष्मी विलास बैंक को मैनेज करने के लिए। तो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसको हम शॉर्ट में LVB भी बोलते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक को शॉर्ट में इट इज कॉल्ड LVB। तो वो है चेन्नई में। सो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई और ये 3 मेंबर की कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। So RBI has given its nod to the appointment of a 3-member committee of directors to run the cash-strapped private sector lender Lakshmi Vilas Bank. The committee will be chaired by Meeta Makhan
एंड विल हैव शक्ति सिन्हा एंड सतीश कुमार कालरा एज मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो कमिटी है उसको कौन चेयर करेंगे, मीठा मक्खन जो है वो चेयर करेंगे कमिटी को, और इसके जो बाकी के 2 मेंबर हैं वो है एक शक्ति सिन्हा, एक सतीश कुमार कालरा। सो दीज आर 3 मेंबर्स, मीठा मक्खन, शक्ति सिन्हा एंड सतीश कुमार कालरा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया था कि चेन्नई में है, और ये कब फाउंड हुआ था, 1926 में, 1926 में ये फाउंड हुआ था लक्ष्मी विलास बैंक। As per a report by London-based consultancy firm Brand Finance, LIC emerged as the which most valuable insurance brand globally। ठीक है, तो लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है ब्रांड फाइनेंस, उसके हिसाब से जो LIC है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो कौन से नंबर की मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है ग्लोबली, यू हैव टू टेल ग्लोबली। ठीक है, सो दैट इज 10th, ऑप्शन बी, तो वो है 10th। ठीक है, तो याद रखना ब्रांड फाइनेंस पूछ लिया जा सकता है कि ये क्या है, तो याद रखना इट इज अ कंसल्टेंस फर्म, और ये लंदन बेस्ड है। ठीक है, याद रखना लंदन बेस्ड है। नेम द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू इंक्रीज द डे एंड बैलेंस लिमिट टू 2 लाख। ठीक है, इनमें से कौन सा पहला पेमेंट बैंक है जिसने डे एंड बैलेंस लिमिट जो है वो इंक्रीज कितनी कर दी है, 2 लाख कर दी है। ठीक है, सो दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक। और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, निकलिए फालतू में प्लीज बाहर मत निकलिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, which bank has been fined 25 crore by the SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, for fraudulent acts on customer and super FD scheme। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो कि जिसपे सेबी ने फाइन कराए है 25 करोड़ का लगाया है, किस चीज के लिए, कि जो सुपर एफडी स्कीम है उस पे फ्रॉडुलेंट एक्ट हुए थे कस्टमर पे, इस स्कीम को लेके सुपर एफडी स्कीम जो थी उस पे फ्रॉडुलेंट एक्ट हुए थे कस्टमर्स पे। सो दैट इज यस बैंक, ऑप्शन बी। यस बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई। सेबी जो है वो आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सो वी आर बेसिकली हैविंग 2 मार्केट, कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। तो जो मनी मार्केट है उसको तो आरबीआई रेगुलेट करता है, और कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे ऑन 12 अप्रैल 2021। तो पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक, उसका फाउंडेशन डे जो है वो होता है आपका 12 अप्रैल को, मतलब स्थापना दिवस, हिंदी में हम स्थापना दिवस बोलते हैं। तो आपको बताना है कि 2021 में 12 अप्रैल 2021 में कौन सा एडिशन हुआ था फाउंडेशन डे का। सो दैट वाज 127th, 127वां एडिशन हुआ था ये। ठीक है, तो जो एमएसएफ टर्म है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए तो है इंपॉर्टेंट, ये सॉरी हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए तो है, ये आपका इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमएसएफ पे। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following banks launched a premium credit card on Mastercard World Elite platform for high net worth individuals in December 2020। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च कराया है मास्टरकार्ड वर्ल्ड एलीट प्लेटफॉर्म पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए दिसंबर 2020 में, इन दिसंबर 2020। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को HNI भी बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में भी आ सकता है HNI। ठीक है, दैट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सो द करेक्ट आंसर इज यस बैंक। ठीक है, याद रखना यस बैंक का हेडक्वार्टर इट इज इन मुंबई। कैनरा बैंक का याद रखना इट इज इन बेंगलुरु। इंडियन बैंक का याद रखना इट इज इन चेन्नई। इंडियन बैंक प्लस इंडियन ओवरसीज बैंक इन दोनों के चेन्नई में है। HDFC का याद रखना मुंबई में है, और SBI का भी याद रखना दैट इज अगेन इन मुंबई। RBI has decided to set up ABPC in Jaipur. What does it stand for? RBI ने डिसाइड करा है ABPC सेटअप करने का, कहाँ पे, जयपुर में। तो आपको बताना है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, मतलब ABPC का फुल फॉर्म क्या है। पूरा फुल फॉर्म भी आ सकता है, कोई इंडिविजुअल एक अल्फाबेट भी पूछ सकते हैं कि B बताओ क्या होता है, P बताओ, काइंड ऑफ। तो ABPC का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ पे सेटअप होगा, जयपुर में। ठीक है, क्या है, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। जयपुर में एक पेमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी, सो दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, याद रखना, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड यस्टरडे। पहला क्वेश्चन, recently Asian Development Bank approves a $231 million loan for a Kopli hydro power project. It is located in which Indian state? तो हाल ही में ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने अप्रूव करा है $231 million का कोपली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड इन असम, ऑप्शन ए।
तो ये असम में लोकेटेड है। तो क्या चीज पूछी गई है, कोपली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो असम में है। असम की कैपिटल याद रखना, इट इज दिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मनीला, मनीला विच इज इन फिलीपींस। ठीक है। So guys, hope you people like the session. So if you like the session, please hit the like button. Don't forget to share with your friends. And yes, don't forget to subscribe the channel.